नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक। भारत लौटते ही पीएम मोदी ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, फिर कहा साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली बम ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। एक नहीं 2 कार से आए थे संदिग्ध, जांच तेज। जांच के लिए एनआईए ने गठित की 10 सदस्यों की स्पेशल टीम। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाक में बौखलाहट। आईएसआई ने मसूद अजहर और हाफिज सईद को छिपाया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कोई भी वार खाली नहीं जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव पर सारे एग्जिट पोल ने किया एनडीए की जीत का दावा, तो तेजस्वी यादव ने खारिज किया एग्जिट पोल का अनुमान। कहा हम 18 को लेंगे सीएम पद की शपथ। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। शकील अहमद ने पार्टी से दिया इस्तीफा। राहुल गांधी पर उठे सवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली ब्लास्ट को लेकर मोदी एक्शन की। लाल किला कार ब्लास्ट मामले की जांच तेजी से की जा रही है और सरकार भी एक्शन मोड में है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक बुलाई गई। ब्लास्ट के बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी सीसीएस बैठक में धमाके की अब तक की जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। साथ ही भूटान यात्रा से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और सभी घायलों का हालचाल जाना। घायलों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने फिर दोहराया कि साजिश को रचने वाले लोगों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी भारत पहुंच चुके हैं, सरकार अब क्या रणनीति बना रही है? देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से पूरे देश में कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है, एक्शन चल रहा है, जिस हिसाब से नेपाल के बॉर्डर को सील किया गया है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार उरी की तरह, पुलवामा की तरह, पहलगाम की तरह इस दिल्ली धमाके का भी बदला लेगी। और इसीलिए कैबिनेट की भी बैठक बुलाई गई। और जब कभी भी इस तरह का मसला आता है तो सीसीएस की बैठक होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जहां इस तरह के मामले जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, डिफेंस से जुड़ा हुआ, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, ये इस तरह के जो बहुत ही सीरियस मसले होते हैं, तभी सीसीएस की बैठक बुलाई जाती है। और जिस वक्त ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री आवास पे वो चल रही है। इसमें अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री स्वयं और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में बहुत ही बड़ा और बहुत ही कड़ा फैसला लिया जा रहा है। जी, तो सरकार एक्टिव मोड में है, तो वहीं जांच एजेंसी भी जबरदस्त एक्शन में है। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस में एनआईए ने जांच टीम का गठन कर दिया है। एनआईए के एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में टीम इस हाई प्रोफाइल केस की गुत्थी सुलझाने और गुनाहगारों को पकड़ने की चुनौती से निपटेगी। एनआईए ने इसके लिए स्पेशल 10 अफसरों को टीम तैयार किया है। इसमें आईजी, 2 डीआईजी और 3 एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल है। गृह मंत्रालय ने लाल किला धमाका मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी है। तो वहीं पुलिस की लगातार रेड भी जारी है। गिरफ्तारी और धरपकड़ तेज है। बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। तो वहीं जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल रंग की कार थी। दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट और बॉर्डर चेकिंग पर लाल इको स्पोर्ट्स कार की तलाश के लिए अलर्ट भी कर दिया गया है। सर, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे भी काफी सारे हो रहे हैं। अब तक की जांच में क्या क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ी चीज इस जांच में जो सामने आई है, वो कश्मीर के अंदर एक जमील के नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। ये जमील दरअसल ये पाकिस्तानी हैंडलर है जो श्रीनगर में युवाओं को बहला फुसला कर रिक्रूट किया करता था जैसे मोहम्मद के लिए। और यही वो शख्स है जो लोगों को इकट्ठा कर रहा था ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये जो डॉक्टरों का एक
मॉड्यूल तैयार हुआ, उसकी परत दर परत उसका खुलासा हो रहा है। एनआईए को तमाम लोगों की जानकारी हो गई है और इस नेटवर्क में कहां सहारनपुर भी जुड़ा हुआ है, लखनऊ भी जुड़ा हुआ है। एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, उसके भाई को गिरफ्तार किया गया और इतना ही नहीं, कई सारे और भी नाम वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के निशाने पे आ चुकी है और ये भगदड़ मचा हुआ है, ये भाग रहे हैं और इसलिए नेपाल बॉर्डर भी सील किया गया है। और सबसे बड़ी चीज, जो इंटरोगेशन से, जो पूछताछ में जो उन लोगों ने बताया कि इन लोगों ने अब तक 3300 केजी मतलब 3.5 टन के आसपास अमोनियम नाइट्रेट इन्होंने इकट्ठा किया। अभी 2900 के आसपास, 2900 केजी के आसपास अमोनियम नाइट्रेट एजेंसियों ने जब्त कर लिए हैं। बाकी के 400-500 अमोनियम नाइट्रेट कहां इन लोगों ने छिपा रखा है, उसकी तलाश जारी है। और इसी के तहत जो विस्फोटक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में ये लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा था, उसको बकायदा चिन्हित किया जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन सही रास्ते पे है। 2-3 चीजें बिल्कुल ही क्लियर है कि एक, इसके पीछे जैसे मोहम्मद का नेटवर्क काम कर रहा है, 2 मुजम्मिल और आदिल नाम का जो शख्स जो गिरफ्तार हुआ, उसके पासपोर्ट से मालूम चला कि ये टर्की में जाकर जैसे मोहम्मद के हैंडलर से इसने मीटिंग की थी। और ये तो उनके पासपोर्ट से मालूम चल रहा है कि इनकी क्या क्या गतिविधियां रही है। तो कहने का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत जो भारत के अंदर होने वाली थी, जो बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को ये लोग टारगेट करते, उससे पहले ही ये लोग पकड़े गए हैं। और ये लग रहा है कि ये जो पूरा नेटवर्क जैसे मोहम्मद का एक के बाद एक, परत दर परत ये एक्सपोज होगा और सारे ये मीर जाफर, ये सारे गद्दार ये सलाखों के पीछे होंगे। जी, तो जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, साथ ही पाकिस्तान पर शक की सुई गहराती जा रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हड़कंप भी मचा हुआ है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को गुप्त स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार किया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत इस हमले को पाकिस्तान के खिलाफ भुनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इंटरव्यू के दौरान वो भारत को धमकी देने से भी बाज नहीं आया। आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो वो उसका जवाब जरूर देंगे। उन्होंने ये कहा कि कोई भी वार खाली नहीं जाएगा। सर, ये क्या गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान उसी तरीके से बर्ताव कर रहा है जो कोई चोर जब पुलिस उसको पकड़ लेती है, वो सीधे कहता है नहीं हुजूर, हम तो कुछ नहीं किए, हम तो पाक साफ है, हम तो ईमानदार है, हमने चोरी नहीं की। वह अभी हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया ऑफिशियली कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, अभी तक नहीं कहा गया। विदेश मंत्रालय से कहा गया, नहीं कहा गया। आप खुद ही कहने शुरू कर दिए। इसका मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका। और अगर आपने चोरी नहीं की तो ये 2 ड्रेडेड क्रिमिनल, दो ड्रेडेड टेररिस्ट हाफिज सईद और मसूद अजहर को आप सेफ हाउस में क्यों छुपा दिए? कहीं भी छुपा लो, नाम जिस दिन आएगा कि ये लोग इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान, आईएसआई, मुनीर, शहबाज, ये ख्वाजा आसिफ, ये जोकर्स, ये बचा नहीं पाएंगे। इधर लगेगा सिर पे ब्रह्मोस। और उसी की तैयारी अब साफ साफ दिख रही है। ये ख्वाजा आसिफ लड़ता नहीं है, ये बोलता है, ये बकवास करता है। लड़ने वाला मुनीर, उसके तो पैर थर थर कांप रहे होंगे कि ये फिर से एक मुसीबत आ गई है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी पिटाई हुई, हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल तक को, हमारे न्यूक्लियर कमांड सेंटर तक को निशाना हिंदुस्तान ने बना दिया। एयरफोर्स के 22% कैपेबिलिटी को नेस्तो नाबूद कर दिया। ये तो कहीं का नहीं रहेगा, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। बस हिंदुस्तान को इस बात के सबूत मिल जाए
कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। बिल्कुल। अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर 2 चरणों में मतदान पूरा होने के बाद नजरें एग्जिट पोल्स पर टिकी थी। कई एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी किए। इन अनुमानों में एक बार फिर एनडीए की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। तकरीबन सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े से एनडीए में खुशी की लहर है तो महागठबंधन बौखलाया हुआ है। पटना से लेकर जिला मुख्यालयों तक बीजेपी और जेडीयू के दफ्तरों में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते दिख रहे हैं तो बीजेपी कार्यालय में मिठाइयां भी बांटी गई हैं और कार्यकर्ताओं ने फिर एक बार नीतीश सरकार के नारे लगाए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव एग्जिट पोल को खारिज कर दिए हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी ने चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया और कहा कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर, अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए तकरीबन सभी ने कहा कि एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ जीत रही है, लेकिन तेजस्वी यादव को यह हजम नहीं हो रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव भी क्या कोई भी हजम नहीं होगा कि जो कोई हारेगा, लेकिन जिस तरह की बातें कही जा रही है आरजेडी के नेताओं की तरफ से, जो टेलीविजन डिस्कशन के दौरान जो अपील की जा रही है कि सारे आरजेडी के समर्थक, महागठबंधन के कार्यकर्ता वो स्ट्रांग रूम को घेर लो, ये कर लो, वो कर लो। दरअसल ये जो पिच महागठबंधन की तरफ से जो किया गया है वो दरअसल अपने समर्थकों को ये अंदेशा, ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर परिणाम उनके फेवर में नहीं आता है तो फिर कोई हिंसा करना, सड़कों पे उतरना। ये बहुत सारे जो कांग्रेसी द्वारा ये जो यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर्स इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगर रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आया तो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा करके बिहार में जो है हिंसा भड़काने का काम करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये बड़ी बात है। मतलब इंतज़ार कर लो। आप यहाँ तक तो ठीक है कि आप नहीं मानते एग्जिट पोल को। एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, हर जगह जो है वो गलत साबित हुए। ये सारी बातें अपनी जगह पे है, लेकिन इस तरह की खबरें और इस तरह का बर्ताव, इस तरह का बयान जो प्रोवोकेटिव है, ये अभी तो कुछ दिन पहले तक संविधान लेकर के घूम रहे थे, डेमोक्रेसी को बचाने की बात कर रहे थे। तो इस तरह से लोगों को बाकायदा हिंसा के लिए प्रेरित करना, ये किस तरह से डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, ये तो राहुल गांधी ही समझाए। जी, तो नतीजे तो 14 तारीख को आएंगे, पर उससे पहले बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही कांग्रेस को राज्य में बहुत बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शकील अहमद ने अपने पत्र में लिखा है कि वो बहुत दुखी मन से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने इस्तीफे में तो बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी से नाराजगी, सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी बताई जा रही है। देखिए, शकील भाई बहुत ही सीजन्ड लीडर हैं। यूपी की सरकार थी तो बहुत उनका, वो टेलीविजन पे कांग्रेस पार्टी को कई सालों तक डिफेंड करते आए, नेशनल प्रवक्ता थे। बिहार के बहुत बड़े मुस्लिम फेस थे। दो शकील अहमद है वहाँ पे, एक पूर्णिया वाले हैं, जेएनयू वाले, एक ये सीनियर है काफ़ी। और आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी की मति मारी गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया कि इतने सीनियर, इतने कमिटेड लोग, उनको आपने साइडलाइन कर दिया। पूरी तरीके से आपने उनको हाशिए पे आपने ला करके खड़ा कर दिया कि ना वो प्रचार करने लायक रहे, ना उनकी बात मानी गई, ना उनका कोई उम्मीदवार खड़ा करने दिया, ना ही आपने उनको इज्जत दी। भाई, अगर आप 17 दिन तक बिहार में यात्रा करते हो तो कम से कम 8-10 जो बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स हैं, राहुल गांधी, उनको तो अपने साथ घुमा सकते थे। सहनी को लेकर के घूम रहे हैं, तेजस्वी को लेकर के घूम रहे हैं, और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी पूरी जीवन जो है कांग्रेस के नाम कर दिया, उसको कोई पूछ नहीं है। तो भारी मन से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और ये इस्तीफे की जो का सिलसिला, ये अभी आप देखिए 14 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी में ये पतझड़ में जिस तरह से
पत्ते गिरते हैं वैसे कांग्रेस पार्टी से लीडर्स गिरने वाले जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।